हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 2526 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अभी भी 20,079 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। कोरोना को मात देकर सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को कोरोना से लड़ने का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए एहतियात बरतें। कोरोना से डरना नहीं बल्कि उससे सतर्क रहना है। साथ ही सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद किया। प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर है। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सियासी गलियारे में भी किसानों को लेकर हलचल तेज है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो सरकार का साफ कहना है कि विपक्ष किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बात की और बताया कि पिछली सरकार के मुकाबले बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए हैं। पीपली लाठीचार्ज की घटना पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीपली की घटना को निंदनीय बताया जा रहा है और मामले में जांच होनी चाहिए। किसानों पर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई। विपक्ष इस मामले में प्रोपेगेंडा रच रही है। प्रदेश में नाराज किसानों को मनाने के लिए 3 सांसदों पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। कमेटी में हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह, भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी हैं, जिन्होंने पंचकूला पहुंचकर किसान नेताओं के साथ बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद सांसदों ने बताया कि किसानों के काफी सुझाव मिले हैं। इनेलो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कुरुक्षेत्र पहुंचे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस के बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को अंबाला जिले से इनेलो डीसी को ज्ञापन देने की शुरुआत करेगी और प्रदेश के 22 जिलों में वो खुद जाकर डीसी को ज्ञापन देंगे और किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को रद्द करने की मांग करेंगे। वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपनी प्रतिक्रिया दी और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सरदार निशांत सिंह ने कहा कि लाठीचार्ज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। निशांत सिंह ने कहा कि हम भी किसान हैं और किसान की बात को सुनना चाहिए, उसका दर्द समझना चाहिए। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी घटना को अफसोसजनक बताया। कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी किसानों के दर्द को बारीकी से समझते हैं और उन्होंने भी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर रिपोर्ट देने को कहा। महम से विधायक बलराज कुंडू कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने सनसिटी के पीछे स्थित कॉलोनी में छोटी जनसभा में आए किसानों को संबोधित किया। जनसभा का आयोजन भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान होशियार गिल ने किया। इस दौरान बलराज कुंडू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। प्रदेश सरकार को इन्हीं किसानों और छोटे मजदूरों ने वोट दिया। अब जब यही किसान अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार को उनकी आवाज नहीं दबानी चाहिए। बलराज कुंडू ने सरकार पर पूंजीपतियों के हक में काम करने का आरोप भी लगाया। दस सितंबर की पुलिस कार्रवाई से भड़के किसान संगठनों ने अब बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। रविवार शाम पंजोखड़ा में भारतीय किसान यूनियन के नुमाइंदों की अगुवाई में एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि पंजोखड़ा पंचायत में किसान 15 से 19 तक धरने देने के साथ 20 सितंबर को प्रदेश की सड़कें जाम करेंगे और गृह मंत्री के निवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी। झज्जर में सरकार के खिलाफ आड़तियों का धरना जारी है। इसके साथ ही किसानों के साथ पीपली में हुए बर्बरतापूर्वक हमले को कायराना हरकत बताया।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके अपनी सोच बता रही है। आड़तियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। उकलाना के लेतानी गांव में राज्य मंत्री अनूप धानक ने 2 गलियों और छिंबी धर्मशाला का शिलान्यास किया। इस मौके पर जेजेपी राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र तेलानी सहित कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि गठबंधन सरकार कोरोना काल में भी विकास कार्य करा रही है। मुंबई में रिटायर्ड नेवी अधिकारी की पिटाई के मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से शिवसेना पर भड़क उठे। अनिल विज ने शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं, गैंग काम कर रही है। अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और गुलाम नबी आजाद को पद से हटाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर फरियादी बनकर आए एक शख्स ने कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत की है। उनका आरोप है कि सुरजेवाला ने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। गृह मंत्री विज के निवास पर सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे शिकायतकर्ता ने बताया कि रणदीप सुरजेवाला और उसके साथियों ने इसके साथ जाली हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी की और इस मामले को लेकर वो पहले भी गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगा चुके, लेकिन विज के आदेशों के बावजूद भी डीजीपी ने मामले में सुनवाई नहीं की और न ही गृह मंत्री के आदेशों के बावजूद एसआईटी बनाई गई। वही मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि शिकायतकर्ता ने सुरजेवाला पर कई आरोप लगाए हैं और मामले कोर्ट में है। ऐसे में कोर्ट से जो भी आदेश प्राप्त होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के न्यू शांतिनगर की रहने वाली संगीता राघव ने यूपीएससी की परीक्षा में देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर संगीता राघव ने कहा कि 3 साल पहले तक वो अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रही थी, लेकिन योग और ध्यान से जुड़ने के बाद बदलाव महसूस किया और आत्मविश्वास से लेकर सकारात्मक सोच ने उन्हें दुनिया देखने का अलग नजरिया दिया। वहीं संगीता राघव ने कहा कि एक अधिकारी के तौर पर जो भी ड्यूटी मिलेगी वो तो निभाएगी ही। इसके अलावा बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर आपके इलाके में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहती हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा, योगा, मेडिटेशन को लेकर भी वो कार्य करेंगी। रेवाड़ी में लॉकडाउन के दौरान बंद ट्रेन सेवा को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। अभी रेवाड़ी स्टेशन से सिर्फ 2 ही गाड़ियां चल रही थी। इस कड़ी में रविवार से तीसरी ट्रेन दिल्ली जोधपुर डेली सुपरफास्ट को भी शुरू कर दिया गया। रेवाड़ी से होकर गुजरने वाली इस तीनों ट्रेनों में फिलहाल आरक्षण से ही यात्रा करने की सुविधा है, बगैर टिकट बुक कराए। इन ट्रेनों में यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है। ट्रेनें दिल्ली के अपने सफर के बीच 3 जगहों पर रुकेंगी। गुरुग्राम के भौंडसी स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को आपदा के समय किस तरह से काम किया जा सके और किस तरह से राहत कार्यों को विषम परिस्थितियों में बेहतर तरीके से किया जा सके, इस संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सिविल डिफेंस के करीब 50 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। एसडीआरएफ के अधिकारियों के द्वारा इस कार्यशाला में वॉलंटियर्स को बताया कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या फिर केमिकल विस्फोट के दौरान किस तरह से राहत कार्य करने चाहिए। सोहना में वैध रूप से पंजीकृत की जाने वाली रजिस्टरों की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। सोहना सिटी थाना पुलिस में एसडीएम की लिखित शिकायत के बाद साल 2019 में सोहना तहसील में कार्यरत सब रजिस्ट्रार, जूनियर सब रजिस्ट्रार विकास मोहन और कंप्यूटर ऑपरेटर यशपाल के खिलाफ आपसी मिलीभगत कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है।
गुरुग्राम नगर निगम की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई। नगर निगम एक प्राइवेट कंपनी पर इतना मेहरबान हो गया कि कंपनी की ओर से बिना काम किए गए उसे 44 लाख का भुगतान किया गया। बता दें कि नगर निगम के वार्ड नंबर 25 के गांव बादशाहपुर के करीब 60 गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का ठेका राय कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट 12 सितंबर 2019 को दिया गया था। ये कंपनी का काम 12 मार्च 2020 तक पूरा करने को कहा गया, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी कंपनी की ओर से 10% का काम पूरा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, राय कंस्ट्रक्शन कंपनी बिना बताए काम छोड़कर चंपत भी हो गई। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की मेहरबानी इसके बावजूद जारी रही है। खुलासा आरटीआई लगाने के बाद हुआ। शिकायतकर्ता नरेश कुमार का आरोप है कि अब ठेकेदार लॉकडाउन का हवाला दे रहे हैं। कंपनी को 12 मार्च तक अपना काम पूरा करना था, जबकि लॉकडाउन 24 मार्च से लागू किया गया था। इसी के साथ नरेश कुमार ने बताया कि कंपनी की ओर से जून में इस काम को फिर से शुरू करने की बात कही गई थी, जो कि अब तक शुरू नहीं किया गया। रेवाड़ी के बाबल में नवजात बच्ची खाली प्लॉट में पड़ी मिली। कलयुगी मां अपनी 7 महीने की बच्ची को प्लॉट में छोड़कर फरार हो गई। राहगीरों ने जब बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां बच्चे का इलाज कर उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है और पुलिस बच्ची की मां की तलाश में जुटी हुई है। हांसी पुलिस ने जींद रोड के एक होटल में छापेमारी कर देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने होटल से 3 महिलाओं और होटल संचालक को गिरफ्तार किया। वेश्यावृत्ति के आरोपों में गिरफ्तार की गई महिलाओं में से एक हिमाचल प्रदेश और 2 हरियाणा की हैं। एसएचओ सब इंस्पेक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जींद के गांव अमरहेड़ी में प्लॉट के विवाद को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक संजीव गोयल ने साल 2014 में रामगोपाल की पत्नी सावित्री से 270 गज का प्लॉट खरीदा था। प्लॉट खरीदने के बाद रामगोपाल के भतीजों ने उस जमीन पर अपना दावा जताया। इसके बाद जमीन के दावे को लेकर सिविल अस्पताल में मामला चलता रहा, जिसके बाद संजीव गोयल के पक्ष में फैसला आया। रविवार को जब संजीव गोयल प्लॉट पर कब्जा लेने और उसकी नींव भरने के लिए मजदूरों को लेकर गया तो रामगोपाल के भतीजे प्रेम और सतीश करीब 1 दर्जन लोगों के साथ वहां पहुंचे और संजीव गोयल की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब संजीव को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पलवल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला थाना प्रभारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 14 साल की पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि 8 सितंबर की रात को उसके साथ गांव के ही निवासी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि देर रात आरोपी उसके घर में घुस आया और हथियार के बल पर उसे अपने साथ ले गया। जिसके बाद आरोपी ने उसे जूस पिलाया। जूस पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि ये आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत के रामनगर गांव में देर रात 4 लोगों पर चाकू से हमला किया गया। इस दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को घायल अवस्था में सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल भिजवाया। पूरे मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि मलिकपुर गांव के लोगों ने घटना को अंजाम दिया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और वारदात को अंजाम दिया गया।
दोंगड़ा अहीर गांव की बेटी की 3 महीने पहले नोएडा के गुरुकुल में संदिग्ध हालत में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत ने एक संघर्ष समिति बनाकर न्याय दिलवाने की रणनीति तैयार कर सरकार को 28 सितंबर तक का वक्त दिया। मौत के बाद मृतका के परिजनों को डरा धमकाकर अंतिम संस्कार नोएडा करने पर मजबूर किया गया। महेंद्रगढ़ के तत्कालीन एसपी के हस्तक्षेप के 15 दिन बाद नोएडा गुरुकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद मौत को आत्महत्या करार दिया। और इसी बीच सरकार के ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी से 8 साल की बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बगोला गांव से बच्ची का शव बरामद किया। बता दें कि बच्ची के गायब होने पर उसके पिता ने पुलिस को बच्ची के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के माता पिता और परिजनों से पूछताछ की और उसी दौरान पुलिस को बच्ची की मां पर शक हुआ। पुलिस ने जब शिकायतकर्ता राजेश के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो पता चला कि उसकी मां उसको ले जाते हुए दिखाई दी। जब महिला से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि उसी ने अपनी बच्ची का गला दबाया था और हत्या की थी। दरअसल महिला ने अंधविश्वास के चलते बच्ची की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। करनाल में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की ओर से रैली आयोजित की गई। इस दौरान बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के अलावा अलग अलग विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि पीटीआई टीचर्स पिछले 3 महीनों से बर्खास्त होने के बाद अलग अलग तरीकों से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर रेवाड़ी को पीटीआई टीचर्स ने सीएम आवास पहुंचने का फैसला लिया। लेकिन इसी बीच सरकार के नुमाइंदे के तौर पर रैली स्थल पर सीएम प्रतिनिधि संजय बठला पहुंचे और उनसे बातचीत में 1 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल से मिलने का वक्त दिया गया। बता दें कि बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की ये मांग है कि जब तक उनकी मुलाकात सीएम मनोहर लाल से नहीं हो सकती, तब तक 23 अगस्त को ले ली गई पीटीआई की परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम गुप्त सूचना के आधार पर लगातार शहर में अपनी कार्रवाई कर रही है। शनिवार की शाम को टीम ने रेवाड़ी के आर्य समाज रोड पर एक घी के गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान फूड सेफ्टी अधिकारी और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। गुहला चीका के मुख्य मार्ग के खस्ता हाल से गुहला हलके के लोग परेशान हैं। हलके के लोग इस मार्ग की मरम्मत करवाने की लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग के कानों तक जनता की आवाज नहीं पहुंच रही है। झज्जर के गांव अखड़ी मदनपुर की 22 साल की एक युवती ने पंखे पर फंदा लगाकर खुदकुशी की। ग्रामवासियों की माने यूपी पुलिस में युवती का पति कार्यरत है। जब परिवार में अपने देवर के साथ भाभी को फंदे पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। झज्जर के गांव अच्छेज पहाड़ीपुर की एक महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश में जुट गई।